हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 25th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। हुआ क्या, अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है ना। और इस पार्लियामेंट्री सेशन में क्वेश्चन आर भी होता है। एंड क्वेश्चन आर में कोई भी एमपी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, वो क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी मिनिस्ट्री से किसी भी मैटर पर। ओके, हाँ, मना कर सकता है जिस रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से पूछ पूछ रहे हो आप, ऑन दी ऑन दी बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी, है ना। रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है या फिर ऐसी बात है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, जिसमें गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, वो मैटर्स पे मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता है। तो वही हुआ। सेड श्रोमणी अकाली दल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि आप हमें यह बताओ कि आप रशिया के साथ ट्रेड कैसे करोगे। आप इस बात पर जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि हमने मल्टी मिनिस्ट्रियल ग्रुप फॉर्म कर दिया है एंड दैट मल्टी मिनिस्ट्रियल ग्रुप विल सी एंड विल ओवरकम द चैलेंजेस विद ट्रेड इन ट्रेड विद रशिया। चाहे हम उसके इंपोर्ट को लेकर चले, चाहे हम उसके एक्सपोर्ट को लेकर चले, चाहे उसके पेमेंट को लेकर चले, हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया एंड ग्रुप विल सी द फंक्शनिंग ऑफ द इंडिया एंड रशिया ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ पेमेंट ऑल्सो। ओके, और इस चीज को लेकर जब एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक्सचेंज ऑफ ट्रेड का मतलब डॉलर में तो नहीं करोगे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लग गए, तो क्या आप रुपी और रूबल में आप एक्सचेंज करने वाले हो, ट्रेड करने वाले हो। तो इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोला है हाँ, हमारे पास एक और रास्ता बचता है। हम इस रूट को, इस पाथ को हम लोग ओपन रखेंगे। अगर कंटिन्यू रहता है सैंक्शंस रशिया के ऊपर, तो हम लोग रशिया के साथ रुपी और रूबल में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले डॉलर में ट्रेड होता था। जितनी भी मेजोरिटी ऑफ ट्रेड्स होते थे डॉलर में ट्रेड्स होते थे, रिस्पेक्टिव अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखा हो तो। लेकिन अब क्या है, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो भाई इंडिया अपनी करेंसी देगा और रशिया अपनी करेंसी देगा। ठीक है। सो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज। सो वेनसडे को एंड थर्सडे, दोनों दिन दो रेजोल्यूशन पास किए गए। वेनसडे को पास किया गया बाय द रशिया एंड थर्सडे को पास किया गया बाय द यूक्रेन। ठीक है, रशिया ने पास किया था रेजोल्यूशन अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर। यूक्रेन ने पास किया था कि रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगने चाहिए, नो फ्लाइंग जोन, ये सारी चीजें। इस दोनों रेजोल्यूशन में इंडिया एब्सेंट रहा। मतलब इंडिया अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड लेके बैठा हुआ है। ना ही वो रशिया के रेजोल्यूशन में उसने वोट डाला, ना ही उसने यूक्रेन के रेजोल्यूशन में वोट डाला, एब्सेंट रहा। ओके, मूविंग फर्दर। सो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है शेख रशीद, उन्होंने हिंट दी है कि पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस हैं वो जल्दी हो सकते हैं। अभी रीजन ये है क्योंकि अभी रीजन ये है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है नेक्स्ट वीक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके अगेंस्ट प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 342 मेंबर्स की है। एंड आउट ऑफ 342, 155 मेंबर्स जो है इमरान खान की पार्टी जो है तहरीक ए इंसाफ, उनके मेंबर्स हैं। बट मेजोरिटी के लिए आपको कितना चाहिए, 172 लॉ मेकर्स चाहिए। तो उनको सपोर्ट था और भी अदर पार्टी से, जैसे कि अवामी लीग पाकिस्तान से उनको सपोर्ट था। लेकिन जो उनके कोलिजन वाले पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने ही अपोज किया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की वजह से ही इन्फ्लेशन और आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी बोला है, उनके कुछ लॉ मेकर्स अराउंड 24 लॉ मेकर्स ने भी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिजीम के अगेंस्ट बोला है कि उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कैप फिक्स कर दिया है अबाउट द एक्स ग्राटिया कंपनसेशन फॉर द कोविड-19। अब हुआ क्या, देखो हम बात करें तो पहले सबसे बड़ा एक 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 क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू पे कंपनसेशन टू दी फैमिली मेंबर्स ऑफ द कोविड-19 विक्टिम्स जिनकी डेथ हुई है कोविड-19 वायरस से।
इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं देखो ये वन टाइम सोल्यूशन है, हम लोग सोच रहे हैं लॉन्ग टाइम सोल्यूशंस, हम लोग चाहते हैं कि आगे चलकर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और बहुत सारी चीजें। बट फाइनली फिर हुआ क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू पे दी एक्स ग्राटिया कंपनसेशन। जब ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता लगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट एंटाइटल होंगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्स ग्राटिया कंपनसेशन देंगी, मतलब फिक्स था 50,000 रुपीज मिलेगा। बट जो बजट है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से ये कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो डेटा है एक्स ग्राटिया कंपनसेशन को लेकर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको फाइल करना पड़ेगा अगर किसी को कंपनसेशन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट जो है फंड देंगी, और फंड जो है वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से आएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली एलोकेट ही करता है। अब हुआ क्या कि बहुत सारे केसेस देखने को मिले कि कुछ लोग ना फॉल्सिफाई केस फाइल कर रहे थे कि हमारे हमारे फैमिली मेंबर्स की डेथ कोविड-19 की वजह से हुई, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि एक डेट फिक्स कर देना चाहिए कि इस डेट के अंदर, इतने दिनों के अंदर आपने अगर क्लेम क्लेम फाइल कर लिया तो फिर आप कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड हो। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल फाइनली बोल दिया है कि जिन जिन पर्सन्स की डेथ 20 मार्च 2022 के पहले हुई है, वो लोग 60 डेज के अंदर कंपनसेशन की एप्लीकेशन फाइल करिए अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जिनकी डेथ होगी, मतलब फ्यूचर में होगी ना भाई, कोविड-19 से भी बहुत लोगों की डेथ होगी अभी 20 मार्च के बाद, तो जिन लोगों की डेथ होगी वो 90 डेज के अंदर कंपनसेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग एन एप्लीकेशन एक्स ग्राटिया कंपनसेशन दे देगा टू दी फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम ऑफ कोविड-19। ओके, एंड अभी तक यही बताया गया कि स्टेट को अभी तक 7.38 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं। मूविंग फर्दर, सो महाराष्ट्र की असेंबली ने बिल पास कर दिया है, एंड बिल इज अबाउट कि अब लोकल अथॉरिटीज में, अब लोकल अथॉरिटीज मतलब जैसे कि आपका नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज मतलब म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, पंचायत के ऑफिस हो गए, तो वहां पर ना मराठी बहुत कम यूज की जाती है। और महाराष्ट्र में अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो जो महाराष्ट्र की जो रीजनल लैंग्वेज है वो मराठी है, और रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, महाराष्ट्रन रहते हैं, वो मराठी बोलते ज्यादा है, उनको हिंदी इतनी ज्यादा नहीं आती। तो इस चीज को लेकर महाराष्ट्र की असेंबली में ये बिल पास किया गया, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स ना हिंदी में काम करते हैं या इंग्लिश में काम करते हैं। तो इस चीज के चलते बहुत सारी चीजें जो कि कम्युनिकेट होनी चाहिए आपके महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स को, वो हो नहीं पाती। ओके, सो इस चीज को लेकर महाराष्ट्र की असेंबली ने बोल दिया है, महाराष्ट्र की असेंबली ने बिल पास कर दिया है कि अब लोकल अथॉरिटीज के ऑफिसेज में आपका मराठी लैंग्वेज यूज की जाएगी। ओके, मूविंग फर्दर, सो ऑन दी दूरदर्शन टेरेस्ट्रियल सर्विसेज सेट टू गो ऑफ एयर। देखो, अगर हम देखो पहले क्या होता था ना, पहले एक ही चैनल आता था, डीडी न्यूज, या सॉरी दूरदर्शन, है ना। आपको याद हो कि आपके एंटीना लगाते थे आप, मतलब अगर जिन लोगों को याद होगा, पहले एक एंटीना लगता था, उसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी जो भी आपके पास होती थी, उधर सिर्फ एक ही चैनल चलाया जाता था, दैट इज आपका दूरदर्शन। एंड दूरदर्शन प्रोग्राम्स आते थे रात में 8 बजे करीब, न्यूज आती थी आधे घंटे की, इंग्लिश में, हिंदी में। ओके, सो एक ही चैनल चलता था, और एक ही जो चैनल चलता था ना, वो किस ट्रांसमीटर से चलता था? एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर से। ओके, एंड फाइनली अनुराग ठाकुर, उन्होंने बोल दिया है कि, सॉरी नॉट अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर, क्योंकि वही आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने बोल दिया है कि अराउंड 1200 दूरदर्शन एनालॉग टेरिटोरियल टीवी ट्रांसमीटर्स जो हैं उनको शट डाउन किया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि देखा जाए तो डीडी फ्री डिश जो आ गई है, डीडी फ्री डिश में बहुत सारे चैनल्स आते हैं फ्री में, है ना, और डीडी फ्री डिश के चलते अब जो सिंगल चैनल आता था दूरदर्शन का, और जो यूसेज था आपका एनालॉग टेरिटोरियल टीवी का, टीवी ट्रांसमीटर का,
वो कम हो गया और खत्म ही हो गया एक तरीके से। इसके चलते अब हम लोग दूरदर्शन टेरिटोरियल सर्विस जो है उसको हम ऑफ एयर कर रहे हैं। मूविंग फर्दर ऑन दी स्टेट न्यूज, लेट्स सी स्टेट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो यस, न्यूली इलेक्टेड पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कल मुलाकात करी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एंड उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प मांगी है। उन्होंने बोला है कि अभी पंजाब को 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने पंजाब के जो आपका खजाना था, उसको हम बोल सकते हैं खजाना, ठीक है, तो उसको एक तरीके से उन्होंने खाली कर दिया है। इसके चलते हमें अभी माफिया से भी लड़ना है, अभी हमें लोगों को भी रिलीफ प्रोवाइड करनी है। इसके चलते अभी हमें पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। तो इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली में मीटिंग करी एंड उन्होंने मांगा है कि हमें स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए अराउंड 1 लाख करोड़ का। अभी आप इनिशियली आप हमें 50,000 करोड़ रुपीज दे दीजिए एंड फिर आप 50,000 बाद में दे देना। एंड जब उनसे पूछा गया कि मीटिंग आपकी कैसी रही, तो उन्होंने यही बोला गया द मीटिंग इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि उनको स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिल जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन द स्टेट न्यूज, सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना एक इंटेंशन बना लिया है कि भाई फाइनली हम लोग अब मुल्ला पेरियार डैम को ना खत्म ही कर देंगे, इशू को खत्म ही कर देंगे। और वो खत्म कैसे करेंगे, उनका ये कहना है कि जो हमने सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है और वो सुपरवाइजरी कमेटी को हम और ज्यादा पावर देंगे, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि वही अब फाइनल अथॉरिटी होगी, वही डिसाइड करेगा मुल्ला पेरियार डैम के सारे इश्यूज को। सुप्रीम कोर्ट के पास तभी आएंगे जब अफेक्टेड स्टेट जो है, जो भी अफेक्टेड पार्टी है, वो एडवाइजरी या सॉरी सुपरवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट से खुश ना हो। ओके, सो अब इशू क्या है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर? मुल्ला पेरियार डैम को लेकर इशू ये है, एक स्टेट बोलता है कि हमें अपने वाटर लेवल को बढ़ाना है, 142 जो आपने फीट बोला उससे भी बढ़ाना है, एंड एक स्टेट बोलता है कि भाई ये मुल्ला पेरियार डैम हमारे स्टेट के लिए खतरनाक है, नेचुरल डिजास्टर लेके आ सकता है इन दी मानसून सीजन। सो इस चीज को लेकर, क्योंकि इट्स अ 126-year-old डैम बिल्ड बाय दी ब्रिटिशर्स, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथन नहीं है। और अभी केरला ने इशू भी राइज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाने चाहिए गवर्नमेंट को और तमिलनाडु गवर्नमेंट को ऑन दी मुल्ला पेरियार डैम, उन्होंने नहीं लगा रखे। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब उसने इंटेंशन बना लिया, अपना अपना माइंड बना लिया है कि वो सुपरवाइजरी कमेटी को जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी एंड उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर देगी। Moving further, so Pinarayi Vijayan, the Chief Minister of Kerala, उन्होंने मुलाकात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी से एंड उनका 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 जो मीटिंग था ना, उनका मीटिंग था क्योंकि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर। अब सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट आई होप आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो इट्स अ सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज अ सेमी स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जो कि कनेक्ट करेगा आपके आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला को टू दी सदर्न पार्ट ऑफ केरला से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम केरला में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है और रोड आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, केरला छोटा स्टेट है, कोस्टल एरिया है। एंड एक और प्रॉब्लम है केरला के साथ, क्योंकि अगर हमने और ज्यादा और ज्यादा व्हीकल्स खरीदनी पड़ेंगे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि एक व्हीकल सिर्फ 4 या 5 लोगों को, स्पेसिफिकली कार 4 या 5 लोगों को रख सकता है, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और रोड एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा बढ़ेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो एक रेलवे अराउंड बहुत कम पॉल्यूशन इमिट करेगी। ओके, ये चीज बताया गया। देन प्रॉब्लम्स भी इसकी सिविल लाइन प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बना रहे हो एक सिंगल इन स्ट्रेट लाइन में, अगर आप पाथ बना रहे हो, साउथ और नॉर्थ केरला को जोड़ रहे हो, त्रिवेंद्रम टू आपके कोच्चि को जोड़ रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको बहुत सारे फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा, तो इन्वायरमेंटल लॉस भी है अगर ये प्रोजेक्ट बनता है। तो पिनरई विजयन की जब मुलाकात हुई तो इसी बात पर मुलाकात हुई कि प्राइम मिनिस्टर को अपना स्टैंड लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए आपके सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर। और इस चीज को लेकर जब पिनरई विजयन से पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही, तो उन्होंने यही बोला है कि द मीटिंग इज पॉजिटिव। मूविंग फर्दर, सो केरला के एमपी जो हैं, राज्यसभा के एमपी एंड आपके लोकसभा के एमपी फ्रॉम द यूडीएफ,
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मतलब जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस का एक तरीके से अलायंस है केरला में, उसको यूडीएफ बोलते हैं। तो उन्होंने प्रिविलेज मोशन पास किया है दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट। अब प्रिविलेज मोशन मतलब कि उन्होंने बोला है कि हमारा जो प्रिविलेज मिलता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलते हैं एमपीज को, वो दिल्ली पुलिस ने ब्रीच किए, क्योंकि हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर। और जब प्रोटेस्ट करते हुए जब हम लोग एंटर कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली पुलिस ने हमें एंटर नहीं करने दिया गया और हम लोग प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज मोशन क्या होता है। अब देखो, प्रिविलेज मोशन इज समथिंग, इट्स अ specifically rights and responsibility, rights not responsibilities, rights given to the member of parliament of both लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जैसे कि क्या मिलता है कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डेफेमेशन का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, एमपी कुछ भी बोल सकता है, आपके ऊपर डेफेमेशन का चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा कि जो प्रोसीडिंग्स है, वो प्रोसीडिंग्स एक तरीके से हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आपके पब्लिक में आने के लिए। अगर स्पीकर चाहे, अगर आप स्पीकर को रिक्वेस्ट करो तो आपकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिक में ना भी दिया जा सके। मतलब ऐसे मान के चलो, मैं अपनी प्रोसीडिंग में मैं अपनी स्पीच दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, ये स्पीच जो है पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इंटीग्रिटी की बात है, सोवेरेनिटी की बात है। तो स्पीकर जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। मूविंग फर्दर, सो कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया था हिजाब को लेकर, और तो बहुत सारे लोग जो हैं अफेक्टेड पार्टीज, स्पेसिफिकली मुस्लिम गर्ल्स जिन्होंने प्ली फाइल करी थी केरला हाईकोर्ट में, उनके अगेंस्ट जजमेंट आया, उन्होंने पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कर्नाटका स्टूडेंट्स ने जो प्ली फाइल करी है उसको अर्जेंटली लिस्ट कर देना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर, सो हरियाणा गवर्नमेंट का अभी एक प्लान चल रहा है कि, अच्छा हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटा बहुत दिया जाता है। स्पोर्ट्स कोटा है वहां पर 3% का इन ऑल दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन दी ऑल दी गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। सो अभी हरियाणा गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि वो स्पोर्ट्स कोटा को अबॉलिश कर देगा, खत्म कर देगा। एंड इस चीज को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनका यही स्टैंड है कि हम लोग चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स कोटा दिया जाता था और दिया जा रहा था बाय द हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ अबाउट 3%, वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो खुश नहीं है इस डिसीजन से। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अबाउट द पिक्यूलियर केस ऑफ लद्दाख ईस्टर्न बाउंड्री, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकेंड वन, इट्स अबाउट द सील्ड जस्टिस, मतलब इट्स अबाउट आपका जो केस एजुकेट किया जाता था सील्ड जुरिस्प्रूडेंस के थ्रू, है ना, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, ये तो अपन को ऑलरेडी पता हुआ है वो इशू है क्या। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द क्राइसिस इन श्रीलंका, इसको अपन पढ़ेंगे। चलो, द फर्स्ट एडिटोरियल वी डिस्कस अबाउट द पिक्यूलियर केस ऑफ लद्दाख ईस्टर्न बाउंड्री। अभी ये पहली बात तो एडिटोरियल लिखा क्यों गया, क्योंकि अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ई, वो तालिबान के बाद इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं, है ना। और इंडिया की विजिट पर उनका 2 इश्यूज होंगे डिस्कशन के। पहला इशू जो है, द फर्स्ट इशू, इट्स अबाउट के जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं, उन बॉर्डर क्राइसिस को कैसे खत्म किया जाए और इंडिया और चाइना के रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। और दूसरा जो इशू है वो है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। लेकिन यहां पर जो ऑथर है, यहां पर ऑथर सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही इशू को लेकर डिस्कस कर रहा है, वो है बॉर्डर इश्यूज को लेकर। और बॉर्डर इश्यूज को लेकर ना, यहां पर थोड़ा ऑथर ने ना एडिटोरियल जो लिखा है ना, वो एडिटोरियल लद्दाख की हिस्ट्री को लेकर लिखा है। तो हमें थोड़ा लद्दाख की हिस्ट्री समझनी है, ठीक है, और नोट डाउन करना है बहुत सारी ट्रीटीज को। देखो, सबसे पहली बात तो यहां तो अपन डिस्कस किया, तो यहां पर ऑथर ने सबसे पहले डिस्कस किया ट्रीटीज यूसेज एंड कस्टम को, कि क्या ट्रीटीज हैं, क्या यूसेज हैं और क्या कस्टम्स हैं आपके लद्दाख को लेकर। ट्रीटीज मतलब 2 कंट्रीज के बीच में, या ट्राई पार्टी भी हो सकता है और मल्टीलेटरल ट्रीटीज भी हो सकती हैं। यूसेज मतलब जैसे कि मान के चलो आप सुबह सुबह ब्रश करते हो, ठीक है, तो सुबह सुबह ब्रश करते हो आप, टूथपेस्ट लगा के कर तो सकते हो आप नींद के उससे भी, लेकिन आप करते कैसे हो, पेस्ट से करते हो, टूथपेस्ट से करते हो, तो दैट इज अ यूसेज। या मान के चलो आप कोलगेट ही यूज करते हो ब्रश करने के लिए, तो अब तो कोलगेट आप यूज कर रहे हो हमेशा रेगुलरली, तो कोलगेट इज समथिंग अबाउट यूसेज, के यूसेज है। एक होता है कस्टम। अब कस्टम मतलब कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है,
लेकिन आप उसको फॉलो करते जाते हो, फॉलो कर ही रहे हो उसको आप, जैसे कि एल्डर्स के पैर छूना। तो बड़े लोगों के पैर छूना कोई लॉ तो है नहीं, अगर नहीं छूओगे तो केस फाइल तो नहीं हो जाएगा। सो दैट्स अ कस्टम कि आप करते आ रहे हो, वही आप फॉलो करोगे। आप कर रहे थे, आपके बच्चे करेंगे, आपके पेरेंट्स ने भी किया है। ओके, तो ये चीज होती है। तो वही चीज बताया गया कि लेह को एक नाम से और बोला जाता है कि लेह इज द क्रॉस रोड ऑफ हाई एशिया। अब हाई एशिया इसी वजह से क्योंकि एलिवेशन पे है। ठीक है, अब आगे बताया गया कि देखो लद्दाख ना पहली बार इमर्ज हुआ था 1684 में एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, जब ट्रीटी ऑफ तुमोसांग हुआ था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ तुमोसांग में लद्दाख को एक एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पर देखा जाता था। पहले उसको एक ही एरिया, मतलब आपका तिब्बत, लेह और लद्दाख के ही एरिया से देखा जाता था। बट आपका ट्रीटी ऑफ जब तिमोस तिमोस गैंग हुआ, तिमोस गैंग में लद्दाख एज अ डिफरेंट एंटिटी बना इन द ईयर 1684। उसके बाद अ, अब ये ट्रीटी ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिए थे ले और लहासा में। अब लहासा मतलब तिब्बत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ले और लहासा में इस ट्रीटी के चलते रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुए थे और लद्दाख को एज अ डिफरेंट एंटिटी की तरह देखा गया था। पहले ले का ही पार्ट हुआ करता था लद्दाख। फिर उसके बाद 1842 में ट्रीटी ऑफ चुशुल हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और ट्रीटी ऑफ चुशुल में हुआ क्या, क्योंकि तिब्बत हमेशा से क्लेम करता था कि लेह और लद्दाख, स्पेसिफिकली लद्दाख हमारा रीजन है, और जिस बेसिस पर चाइना क्लेम करता है। लेकिन 1842 की ट्रीटी ऑफ चुशुल में ये फाइनली कंफर्म हो चुका था कि लद्दाख और तिब्बत जो है वो जैसा अभी सिचुएशन है वो वैसी सिचुएशन बनी रहेगी, मतलब स्टेटस को, जहां पर आपकी टेरिटरी है वहीं टेरिटरी बनाइए, और लद्दाख की जहां टेरिटरी है वो टेरिटरी बनी रहेगी। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी करेगी। मतलब जो लद्दाख है वो लेह का पार्ट रह गया ट्रीटी ऑफ चुशुल के चलते, और तिब्बत को लद्दाख नहीं मिल पाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, फिर ब्रिटिशर्स ने फोकस नहीं किया आपका लद्दाख रीजन के ऊपर। उनका जो मेन फोकस है वो जम्मू एंड कश्मीर और वैली वाला रीजन था, ले लद्दाख वाला रीजन नहीं था। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि अफगानिस्तान वाला इशू था। ठीक है, अफगान वॉर चल रहे थे, उनको अफगानिस्तान में कैप्चर करना था। लेकिन जब रशिया की बात आना स्टार्ट हुई तो उनका मेन फोकस सेंट्रल एशिया से जब इन्वेडर्स आना स्टार्ट हुए तब उनका फोकस जो लद्दाख की तरफ गया। ओके, तो फिर 1890 में गैजेटर ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख हुआ, और जिससे ये प्रूफ हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ही पार्ट आपका रहेगा लद्दाख। ठीक है, ये चीज क्लियरली हो गई थी, और उस चीज में बाउंड्री भी डिस्टिंक्ट कर दिया गया था कि काराकोरम टू द हेड ऑफ आपका चैंग चिन्मो वैली टू द बाउंड्री विद द चाइनीज तिब्बत, जो कि डाउटफुल है उसको, लेकिन क्लियरली कर दिया था कि भाई जहां पर तिब्बत की बाउंड्री खत्म होती है वो लद्दाख रीजन है, उसके बाद आपका तिब्बत का रीजन लग जाता है। ये फाइनली क्लियर हो चुका था। फिर हुआ क्या, फिर आपकी इंडिया चाइना वॉर हुआ। इंडिया चाइना वॉर अनएक्सपेक्टेड था। इंडिया देखा जाए तो उसमें ऐसा लोग बोलते हैं कि हारा नहीं था, बट रियलिटी में देखा जाए तो इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और एक तरीके के लिए इंडिया ऑन अ लूजिंग साइड था। ओके, एंड फिर उसके बाद सिचुएशन जो है इंडिया और चाइना की बहुत खराब बनी रही। फिर 1993 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। और उस एग्रीमेंट के चलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लोमैट्स को लाया गया कि सिचुएशन जो है कैसे एमिकेबली रिजॉल्व की जाए इंडिया और चाइना के बीच में, इस एग्रीमेंट के थ्रू। और यही एग्रीमेंट फिर आगे चलकर, इसी एग्रीमेंट को हम लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन 2020 में जो क्लैशेस हुए, उस क्लैशेस के चलते इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है और ज्यादा सोर हो गए आफ्टर इंडो चीना वॉर। ठीक है, ये चीज बताया गया और यही चीज लिखा गया। फिर फाइनली ऑथर ने यही बोला है लास्ट में कि सोल्यूशन क्या है। तो ऑथर का ये कहना है कि एक ही तरीका है कि डायलॉग के बेसिस पर, वॉर कोई तरीका नहीं होता, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है कि वॉर के बेसिस पर आप कोई टेरिटरी कैप्चर कर रहे हो या टेरिटरी अपने अंडर ला लो, नहीं। वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, द ओनली सोल्यूशन इज डायलॉग बिटवीन दी टू नेशंस। अगर आप डायलॉग करते हो, एमिकेबली इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, तभी वो परफेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। ओके, moving further, the second editorial, it's about the sealed justice, so it's about the sealed jurisprudence। और sealed jurisprudence हमने पढ़ा भी था। होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब केसेस जैसे कि मान के चलो, होता क्या है,
अभी एक एग्जाम्पल भी दिया, मुजफ्फरपुर होम शेल्टर केस हुआ था जहां पर रेप किया गया था बाय दी ओनर ऑफ होम शेल्टर, है ना। बहुत सारे रेप विक्टिम्स थे। तो हुआ क्या, अपोजिशन ने सील्ड कवर में कुछ एविडेंस दिया या सील्ड कवर में फाइंडिंग्स दी, स्टेट गवर्नमेंट ने सील्ड कवर में फाइंडिंग दी टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें जो एनवी रमन्ना था उनका यही कहना था भाई कि आप ये बताओ कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसको भी आप सील्ड एनवेलप पे ले रहे हो, जो कि गलत है भाई। इसको स्ट्रांगली डिस्करेज किया उन्होंने और डेप्रिकेटेड किया उन्होंने इस चीज को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्शन टेकन रिपोर्ट को भी सील्ड रिपोर्ट में दे रहे हो, उसको पब्लिक में नहीं ला रहे हो, तो ये गलत है ना। ये सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस को फॉलो करना थोड़ी ना हुआ, इसका तो मिसयूज करना हुआ। तो वो सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट में, सिंपल सी बात। एंड अभी रिसेंटली एक और केस हुआ, मीडिया वन वाला केस। और मीडिया वन वाले केस में भी जब केरला हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजन दिया कि क्यों हमने मीडिया वन के चैनल को बैन किया हुआ है, तो उन्होंने भी वो रीजन सील कवर जरिस्प्रूडेंस में दिया और उन्होंने बताया कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इस चीज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुश नहीं थी। उन्होंने बोला था भाई सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस के बेसिस पर ना आप जो दूसरी पार्टी है प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट उसके राइट्स को ब्रीच करते हो, क्योंकि उसके पास भी राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने सॉरी सॉरी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस के बेसिस पर जजमेंट दिया है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो आप अगर दूसरी पार्टी को चांस नहीं दोगे या ऑप्शन नहीं दोगे उस सील कवर जुरिस्प्रूडेंस के डिफेंस पर, तो फिर ये कैसे बोल सकते हो कि आपने जो जजमेंट दिया वो न्यूट्रल था। यही चीज यहां पर ऑथर ने लिखी है। फिर ऑथर ने यह भी लिखा है कि एविडेंस एक्ट, इंडिया में जो आपका लॉ है एविडेंस एक्ट, वो राइट देता है कोर्ट को कि कोर्ट अगर चाहे तो सील कवर जुरिस्प्रूडेंस को पब्लिक कर सकता है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट कोर्ट करता नहीं है क्योंकि कोर्ट को खुद डर लगा रहता है कि भाई ये सीक्रेट मटेरियल कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मैटर ना बन जाए। ठीक है, तो इस चीज को लेकर फिर आगे यही चीज लिखा गया कि जो अनडिस्क्लोज मटेरियल है ये यूज किया जाता है बेल के केसेस में, बट इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया था जब पी चिदम्बरम का केस चल रहा था, है ना, आईएनएक्स मीडिया वाला केस। उसमें जब उनको पी चिदम्बरम को बेल ग्रांट करवानी थी, उस केस में सील कवर जुरिस्प्रूडेंस के बेस पर बेल ग्रांट करने की बात की गई थी। वो बेल के केसेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट लेकिन उसमें एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसका क्रिटिसाइज किया था, इसके अगेंस्ट में था। एंड फिर आगे यही बताया गया द मेन मिसचीफ ऑफ सील्ड कवर प्रैक्टिस क्या है कि ये अवॉइड करता है डीप स्क्रूटनी को एंड ये फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ओके, मूविंग फर्दर एंड इट्स अबाउट क्राइसिस इन श्रीलंका। देखो इसमें सिर्फ दो चीजें पढ़नी है कि अभी श्रीलंका जो है बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है ना। और अभी एक और न्यूज ऐसी आई है कि श्रीलंका में एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गए क्योंकि श्रीलंका के पास पैसा नहीं है और उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो पेपर खरीद सके चाइना से। ठीक है, पेपर मतलब आपके भाई पेपर पर अगर आप वो लिखते हो ना, पेपर पे आपका क्वेश्चन पेपर आता है, वो नहीं है, मतलब इतना पैसा भी नहीं है। तो बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इंडिया ने अराउंड $2.4 बिलियन की हेल्प भी करी है। तो पहले तो उन्होंने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया आपका $1 बिलियन का, उसके बाद उन्होंने $500 मिलियन जो है वो आपका करेंसी स्वाइप मेथड अडॉप्ट किया है और सॉरी $400 मिलियन का और $500 मिलियन का गवर्नमेंट ने आपको डिफर्ड पेमेंट दिया है ना, तो हेल्प करी है। और उसके साथ साथ श्रीलंका से भी उन्होंने हेल्प मांगी है। श्रीलंका से भी उन्होंने अराउंड $2 बिलियन के ऊपर की भी हेल्प मांगी है, जिसमें श्रीलंका कंसिडर कर रहा है। और उसके साथ साथ कोलंबो जो है ना, श्रीलंका जो है वो आईएमएफ भी चला गया। तो बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है श्रीलंका, ये चीज बताया गया। फिर उन्होंने ये बोला देखो इंडिया को हेल्प करनी चाहिए क्योंकि एनी डे इंडिया के ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला इंपैक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। अराउंड 16 श्रीलंकन तमिलियंस जो हैं वो इलीगली इंडिया में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो इंडिया में आ जाएं बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, तो इंडिया को हेल्प करने की जरूरत है, यहां पर ये ऑथर ने अर्ज किया है। मूविंग फर्दर, सो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, आज नहीं है ऐसा कुछ। या सो नेशनल न्यूज में अगेन वही न्यूज कि इंडिया एब्सेंट रहा
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के वोट से। सो थर्सडे को मतलब कल यूक्रेन ने पास किया था रेजोल्यूशन, एंड इट्स अबाउट के रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, इंडिया उसमें एब्सेंट रहा। और दूसरा रेजोल्यूशन जो है वेडनेसडे को पास किया गया था, वेडनेसडे को प्रेजेंट किया गया था, पास नहीं किया गया था, प्रेजेंट किया गया था बाय दी रशिया, जिसको बेलारूस नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट भी किया। बट मिनिमम 9 वोट मिलने चाहिए रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने, लेकिन उसको 9 वोट ही नहीं मिल पाए उस रेजोल्यूशन को, तो इंडिया भी एब्सेंट रहा उस वोटिंग से। ठीक है, तो रेजोल्यूशन वो प्रेजेंट ही नहीं हो पाया। यूक्रेन का तो प्रेजेंट हुआ, 140 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, जिसमें इंडिया एब्सेंट रहा। बाकी जो सेकंड रेजोल्यूशन था रशिया ने प्रेजेंट किया था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर, उसमें इंडिया तो एब्सेंट रहा वो और रेजोल्यूशन प्रेजेंट भी नहीं हो पाया, क्योंकि मिनिमम वोट चाहिए होता है 9 वोट, वो मिल ही नहीं पाया रेजोल्यूशन को। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना कंसर्न जताया है, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, है ना। एंड ट्राइब्यूनल वैकेंसीज दिख रही हैं, इसका मतलब यही है, क्यों इसे इससे हम यही डिड्यूस कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत लेजी अपना कैरेक्टर दिखा रही है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन द ट्राइब्यूनल्स। ओके, और अभी रिसेंटली ट्राइब्यूनल्स पे एक अमेंडमेंट भी पास किया गया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट अब पावर जो है अपॉइंटमेंट की वो ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। पहले पहले कोर्ट के पास थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया है कि जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है अंडर दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो हमने एक्सटेंड कर दिया। पहले क्या था, लास्ट डेट जो 31 मार्च थी, अब हम लोग एक महीने 2 महीने का एक्सटेंड कर दिया। अब 30 जून तक आप एक्सटेंशन करवा सकते हो। मूविंग फर्दर, सो योगी आदित्यनाथ जो है आज ओथ लेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी की, और लेट्स सी कौन कौन मिनिस्टर बनता है, देखते हैं। एंड बाकी इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि सब पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ है। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, सो एक पार्लियामेंट्री पैनल ने बताया कि अराउंड 2016 से लेकर 2019 तक, इन 4 साल में 4 स्टेट की इनकम, फार्मर्स की इनकम 30% में ड्रॉप आया है, मंथली इनकम। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, ये चीज बोला गया। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि इन 4 स्टेट्स में अगर हम नेशनल लेवल पर फार्म इनकम निकालें तो 25% का इंक्रीमेंट आया है, बाकी इन स्टेट्स में 30% का। मतलब कितना डिफरेंस दिख रहा है स्टेट्स पर भी, कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं फार्म इनकम में, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका ग्रोथ दिख ही नहीं रहा। ओके, मूविंग फर्दर, सो मनसुख मांडविया दी हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 इंडिया जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री नेशन हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज अगेन, सो वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो चुका है, वेस्ट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एंड नाटो एंड यूरोपियन नेशंस, वो अब इकट्ठे हो चुके हैं यूक्रेन को हेल्प करने में। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोल दिया। एंड बाइडेन फोर्स कर रहे हैं कि रशिया को G20 ग्रुप से भी निकाल दिया जाए। मूविंग फर्दर, अफगानिस्तान में विजिट के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अब इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं, और उनका जो मेन इशू जो होगा वो होगा LAC स्टैंड ऑफ को लेकर। एंड उनकी ये पहली विजिट है आफ्टर दी LAC स्टैंड ऑफ, मतलब 2020 के पहले विजिट करा था उन्होंने, लेकिन आफ्टर 2020 उनकी पहली विजिट होने वाली है। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।